लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सरफेस लेवल पर चीजों को समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर बस आपके जो फॉर्मूलाज हैं इंपॉर्टेंट वो और कंसेप्ट जो रहेंगे उन्हीं को बस मैं कवर करवाऊंगा। ओके, आर यू रेडी? चालू करें, बताओ। अब देखिए हमारे पास क्या होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो इसमें हम लोग जो भी मटेरियल साइंस पढ़ रहे हैं इसे क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम लोग अपने मटेरियल की प्रॉपर्टी को एनहांस कर सके। ठीक है, प्रॉपर्टी मटेरियल का एनहांस कर सके, इसलिए हम लोग ये सारा टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्या होते हैं, क्लासिफाई करते हैं इनको अकॉर्डिंग टू द रेगुलरिटी या फिर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और आयंस के वजह से। ठीक है, अब देखिए इसमें दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा होता है हमारा एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन क्या होता है, पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड आयंस। इसमें जो एटम्स और आयंस रहते हैं ये पीरियोडिकली अरेंज्ड रहते हैं। ठीक है, बहुत ही लंबा चेन रहता है इस पीरियोडिक अरेंजमेंट का, रिपीटेटिव 3D पैटर्न्स हमारे बनते हैं। नेक्स्ट क्या होता है अमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है हमारे एटम्स और आयंस का। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्रिस्टल लैटिस। ये क्या होता है, एटम्स हमारे क्रिस्टल लैटिस के, ये जो बड़े बड़े आप एटम्स देखते रहते हैं ना, इनको हम लोग छोटे पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, क्यों करते हैं ऐसा, ताकि हम लोग सिंप्लीफाई कर सके अपने एनालिसिस को ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, एफसीसी है। अब इसमें से हम लोगों ने क्या किया, एक छोटे से पार्ट को बस हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये जो आप क्यूबिक ये देख रहे हो ना, ठीक है, इसको हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से होगा, देखो इस प्रकार से होगा। अब इनको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, ये सब जो आप देख रहे हो ना, इनको हम लोग लैटिस में, लैटिस पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हैं। ओके, दीज आर द लैटिस पॉइंट्स, और इसमें हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए हमारे पास 14 क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं, टोटल 4 क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं, 14 ब्रेविस लैटिस होता है। ठीक है, 4 क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं आपके, सिंपल क्यूबिक, दूसरा फेस सेंटर्ड क्यूबिक, तीसरा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, चौथा हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बीसीसी को देखते हैं। बीसीसी में क्या होता है आपका, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि 1/8 एटम्स कॉर्नर पे लगे हुए रहते हैं और एक हम लोगों का बिल्कुल बॉडी सेंटर पर लगा हुआ रहता है। ओके, अब देखिए ये हम लोगों का जो डिस्टेंस है ये आप देख रहे हो, इसे हम लोग बोलते हैं लैटिस पैरामीटर। ठीक है, ए क्या है हम लोगों का, लैटिस पैरामीटर है। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, यहां देखिए इसे बोलते हैं हम लोग बॉडी डायगोनल। ठीक है, क्यूब का बॉडी डायगोनल इसको बोलते हैं, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एसी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। यहां पर देखिए इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा, ये ए से लेके सी कितना डिस्टेंस है, ये आर है, ये 2r है, ये आर है, ये 4r के बराबर हो गया ये डिस्टेंस हम लोगों का। तो देखिए ये हम लोगों का 4r है। अब हम लोगों को क्या निकालना है, ए लैटिस पैरामीटर निकालना है। ठीक है, लैटिस पैरामीटर अगर हम लोगों को निकालना है, एसी की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, ये कितना आएगा, सॉल्व करने के बाद a इज इक्वल टू 4r/√3 के बराबर आएगा। देखिए कुछ कॉमन आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं बीसीसी स्ट्रक्चर्स के। क्या क्या होता है हम लोगों का बीसीसी स्ट्रक्चर, आयरन होता है एक्सेप्ट, ठीक है, टेम्परेचर रेंज 910 से लेके 1400 डिग्री सेल्सियस तक, इसके सिवा बाकी सारा हम लोगों का बीसीसी स्ट्रक्चर होता है। एग्जांपल के लिए और क्या क्या है, टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम, मोलिब्डेनम, टेंटेलम, ये सब बीसीसी एलिमेंट्स जो होते हैं ये नॉर्मली हम लोगों के हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं। बीसीसी एलिमेंट्स जो हैं ये हम लोगों के कार्बाइड एलिमेंट्स होते हैं। वी कैन इंक्रीज इट्स हार्डनेस, हम लोग इसके हार्डनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, अब यहां पर देखिए ये हम लोगों का क्या है, सबसे पहले सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूं। मैं अपने रेगुलर क्लासेस में इसके वीडियोस भी दिखाता हूं, अभी तो उतना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये हम लोगों का क्या है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। मतलब इसमें क्या होता है कि जो हमारे 8 एटम्स रहते हैं, 1/8 पार्ट हम लोगों के पूरे कॉर्नर्स पर लगे हुए रहते हैं। तो एक हम लोगों का एटम कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है सेल में, 1/8 करता है। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने रहेंगे, टोटल 8 कॉर्नर्स हैं, मल्टीप्लाइड बाई 1/8 कितना हो जाएगा, एक एटम हम लोगों का बनता है। तो पूरे इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों को सिर्फ एक एटम मिलता है। ठीक है, कैलकुलेट कैसे करेंगे इसका, लैटिस पैरामीटर और रेडियस का जो रिलेशन रहेगा, a to r जो रिलेशन है उसको कैसे निकालेंगे, यहां देखिए ये हम लोगों का r है, ये हमारा r है, यही तो a के बराबर है, मतलब a हम लोगों का 2r के बराबर है। r क्या है आपका, रेडियस ऑफ द एटम है, a आपका क्या है, लेंथ ऑफ द यूनिट सेल है। नेक्स्ट है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, जितना हमारा वॉल्यूम है सेल्स का डिवाइडेड बाय
जितना हम लोगों का वॉल्यूम है यूनिट सेल का, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब लिखेंगे, टोटल वॉल्यूम इतना ही है ना, और नीचे क्यूब का वॉल्यूम ये कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 2 पाई आर क्यूब के बराबर, ठीक है, 2 आर क्यूब के बराबर होगा, तो ये पाई/6 आता है, मतलब 0.52 के बराबर आएगा। अब अगला हम लोग किसको देखते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक को देखते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है, फेस में एक हम लोगों का स्फीयर रहता है, ठीक है, 1/2 स्फीयर यहाँ पर रहता है। तो सबसे पहले ए टू आर रिलेशन निकालेंगे हम लोग। ए टू आर रिलेशन क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2r आर और आर, ठीक है, ये डायगोनल है। अब ये कितना ए है, ये हमारा ए है, ठीक है। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हो रहे हैं, 8 × 1/8 जो कॉर्नर्स पे है, प्लस फेसेस, टोटल 6 फेसेस में हाफ लगे हुए हैं, तो टोटल 4 एटम्स होते हैं हमारे एफसीसी स्ट्रक्चर में। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या होगा, जितना वॉल्यूम हम लोगों का ऑक्यूपाई कर रहा है हमारे एटम्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक सेल, ठीक है। तो कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब एक का होगा, मल्टीप्लाई बाय टोटल एटम्स कितने हैं 4 है, डिवाइडेड बाय ए क्यूब करेंगे तो ये हम लोगों को एफसीसी का एटॉमिक पैकिंग फैक्टर बता देगा। अब यहाँ पर देखिए ए टू आर रिलेशन यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। ए टू आर रिलेशन क्या है, ये हम लोगों का कितना है 4r है, ये ए है और ये ए है, ठीक है। इसको हम लोग निकाल लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 4r² = a² + a², ठीक है। ए की वैल्यू आपकी कितने आ जाएगी 2√2r के बराबर आएगी, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं एटॉमिक पैकिंग फैक्टर हम लोगों ने निकाल लिया, इतना आया था, ठीक है। ए क्यूब के बदले क्या लिखोगे 2√2 को लिखोगे, उसका क्यूब निकालोगे, आपका कितना आएगा वैल्यू 0.74 या फिर 74% के बराबर। नेक्स्ट क्या है बीसीसी, ठीक है। बीसीसी का अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था, उसका पूरा कैलकुलेशन यहाँ पर दिया गया है। ये ए है, ये ए है, ये क्या होगा आपका √2a होगा, ठीक है। बॉडी डायगोनल आप देख रहे हो, ये बॉडी डायगोनल है, इसका लेंथ कितना होता है 4r के बराबर होता है, देखिए r 2r और ये r, तो ये 4r हो गया। ये हमारा कितना है, हाइट हम लोगों का a है, हाइट हमारा a है, और ये हम लोगों का नीचे वाला ये कितना है √2r है, ठीक है, 90 डिग्री पर है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। 4r² = a² प्लस √2a का होल स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/√3r के बराबर, 4/√3r के बराबर आएगी, ओके। अब यहाँ पर देखिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर कितने होंगे 8 × 1/8, और एक बीच में एकदम लगा हुआ रहता है 1 आएगा, तो टोटल 2 एटम्स हो गए हमारे पास। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या आएगा 2 × 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब आएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों को पता चल गया। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर डालने के बाद कितना आएगा 68%, ठीक है, सब लोगों का पता चल गया है। इसका 68, इसका 74, ठीक है। सिंपल क्यूबिक का कितना आएगा, सिंपल क्यूबिक का 52%, ये तीनों चीजें हम लोगों को पता चल गई। अब कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या मतलब होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम्स कितने हैं हमारे नियरेस्ट एटम्स, ये हम लोगों को पता चलता है। तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए 6 होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए 8 होता है, और एफसीसी के लिए 12 होता है। अगर ये अभी मैं आपको बता नहीं पा रहा हूं, पर अच्छे से अगर समझना है ना तो YouTube पे सर्च करना, पूरा वीडियो है, विजुअलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, टोटल हमारे पास 14 ब्रेविस लैटिसेस होते हैं। ब्रेविस लैटिस क्या होता है, यहाँ पर देखिए अपॉन वेरिंग द अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है, हम लोगों का अपॉन यहाँ पर वेरिंग द अल्फा बीटा गामा एंड ए बी एंड सी, इनको जैसे ही हम लोग वेरी करते हैं हम लोगों के लैटिस स्ट्रक्चर्स चेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहला क्या है हम लोगों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ये सारे। अब देखिए इसके लिए हम लोगों के लैटिस कांस्टेंट्स क्या होते हैं, क्यूबिक के लिए ए बी सी के सब इक्वल होता है, और क्यूबिक के लिए हम लोगों का अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होता है। स्पेस लैटिसेस में क्या क्या बनते हैं, एससीसी बनता है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर्स, और एफसीसी बनता है, बीसीसी बनता है, ओके, ये क्यूबिक में बनता है। फिर इसके बाद ऐसे टेट्रागोनल होता है, ऑर्थोरोम्बिक होता है, और रोम्बिक होता है, हेक्सागोनल होता है, हर चीज के लिए। अब इसके लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक भी बताता हूं, अभी तो शायद मैं ना बता पाऊं आपको, ठीक है। सी टॉम एचआरटी करके एक हम लोगों का फॉर्मूला रहता है, आप 14 के 14
ब्राविस लाटिस को बिल्कुल याद कर सकते हो, जो भी आप लोगों का होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको अगर वो ट्रिक जानना है तो हम लोग उसे शेयर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट तो मैं आपको यहाँ पर एफसीसी के बारे में बता चुका हूँ। कुछ कॉमन एग्जांपल्स आपके एफसीसी के लिए क्या क्या होते हैं। आयरन जो कि रेंज में रहता है 910 डिग्री से लेके 1400 डिग्री सेल्सियस के बीच में। एग्जाम्पल क्या क्या है, एल्यूमिनियम, कॉपर, निकल, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सारे हम लोगों के एफसीसी मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब देखिए एफसीसी एलिमेंट्स ये हम लोगों के जनरली स्ट्रॉन्ग और डक्टाइल होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोड और एलोंगेशन का ग्राफ जब बनता है तो जो एरिया हम लोगों का आता है, ठीक है, ये जो हम लोगों का एरिया आता है इसी को हम लोग टफनेस बोलते हैं। अब देखिए जैसे ही हम लोग एफसीसी एलिमेंट्स को मिक्स करते हैं ये हम लोगों का इंक्रीज कराता है टफनेस को। इतना समझ में आया, बोलो इतना समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला गया, एचसीपी। एचसीपी क्या होता है आपका, एचसीपी क्या होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद करके रख लिए रहो। यहाँ पर ए जो होता है लैटिस पैरामीटर वो 2r के बराबर होता है, और यहाँ पर सी क्या है, सी हम लोगों का हाइट ऑफ द एचसीपी है। ठीक है, हाइट है हमारे एचसीपी का। नेक्स्ट क्या है, सी बाई ए का रेशियो। ठीक है, हाइट डिवाइडेड बाय द लैटिस पैरामीटर का वैल्यू यहाँ पर क्या होता है 1.633 होता है फॉर आइडियल एचसीपी। अगर कुछ एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो एचसीपी का क्या क्या होता है, टाइटेनियम, जिंक, जिरकोनियम, ठीक है, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, कैडमियम, बेरिलियम, ये सारे होते हैं। आइडियल एचसीपी स्ट्रक्चर हम लोगों का क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। सी बाई ए का रेशियो इसमें 1.632 होता है। ठीक है, एचसीपी एलिमेंट्स ये हम लोगों के रिलेटिवली कम डक्टाइल होते हैं एज कंपेयर टू एफसीसी एलिमेंट्स। ठीक है, एचसीपी एलिमेंट्स होते हैं ये नॉर्मली बेस्ट सूटेड रहते हैं सॉलिड लुब्रिकेंट्स की तरह। मम्मी थोड़ा पानी दे, बेस्ट सूटेड रहते हैं हमारे सॉलिड लुब्रिकेंट्स के लिए। एग्जांपल क्या है, ग्राफाइट। ठीक है, ग्राफाइट के लिए मैक्सिमम हम लोगों का एचसीपी रहता है। अब देखिए एवरेज नंबर ऑफ एटम्स सर हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया, इट इज डिफाइंड। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हम लोगों के ओरिजिनली बिलोंग करते हैं हमारे पर्टिकुलर यूनिट सेल में, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले की मदद से भी कर सकते हो, एनसी अपॉन 8 जितना भी नंबर ऑफ एटम्स हैं, कॉर्नर्स डिवाइडेड बाय 8 प्लस जितने भी हमारे नंबर ऑफ एटम्स हैं इन द फेसेस डिवाइडेड बाय 2 प्लस नंबर ऑफ एटम्स जितने हम लोगों के बॉडी के सेंटर में है डिवाइडेड बाय 1। ये हमारे किसके लिए अप्लाइड है, फॉर क्यूबिक सेल्स। वैसे ही ये हम लोगों का अप्लाइड है फॉर एचसीपी। यहाँ पर एनसी, एनएफ, एनआई ये सब मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब देखिए एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ये हम लोग सबके लिए निकाल चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सब कुछ हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। देखो अगर मैं फाइनली आपको बताऊं A2R रिलेशन, वॉल्यूम, हर चीज देखने के बाद एटॉमिक पैकिंग फैक्टर 68% बीसीसी के लिए होता है, एफसीसी के लिए 74 होता है, सिंपल क्यूबिक के लिए 0.52 होता है। ये सारी वैल्यूज आप लोगों को याद करके रखनी है। और साथ में एचसीपी का इसका भी एटॉमिक फैक्टर 74% होता है। ओके, A2R रिलेशन यहाँ पर चार्ट बना हुआ है, इसको देख सकते हो। A2R रिलेशन क्या होगा, 4r/√3 के बराबर, एफसीसी के लिए 4r/√2 होगा, एचसीपी के लिए 2r के बराबर होगा। एवरेज नंबर ऑफ एटम्स हम लोग कैलकुलेट करने के बाद क्या मिलता है, बीसीसी के लिए 2 होता है, एफसीसी के लिए 4 होता है, एचसीपी के लिए 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर आपका बीसीसी के लिए 8 होगा, एफसीसी के लिए 12 होगा, एचसीपी के लिए 12 होगा। ओके, और एटॉमिक पैकिंग फैक्टर की वैल्यू 68% बीसीसी के लिए, एफसीसी के लिए 74% और एचसीपी के लिए 74%। सारी वैल्यूज याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाता है। अब देखिए अब हम लोग आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टल के स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने कर लिए हैं। कूलिंग कर्व प्योर आयरन का देखेंगे, एफई कार्बन आयरन कार्बन डायग्राम देखेंगे, ट्रिपल टी कर्व देखेंगे और हीट ट्रीटमेंट देखेंगे। ठीक है, सुन रहे हो आप लोग, एक बार वाई लिखकर भेजो। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप क्या देख सकते हो, ये हम लोगों का टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ है। ठीक है, क्या है, टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ है। देखिए 768 डिग्री पर जब आप जाते हो या आप 768 डिग्री सेल्सियस पर आप जाते हो तो हम लोगों का जो अल्फा आयरन रहता है जिसका स्ट्रक्चर बीसीसी है और जो मैग्नेटिक इन नेचर होता है, इनका क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं
ठीक है, टेम्परेचर को हम लोग जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं, हम लोगों को एक, ये देखिए ये फेज, ये हम लोगों का चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? हम लोगों का मैग्नेटिक से नॉन मैग्नेटिक में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, एक्चुअल में तो ये हम लोग यहां पर से देख रहे हैं। ठीक है, यहां पर से चलो देखते जाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए अब क्या हो रहा है, हम लोगों ने मोल्टन, हम लोगों का आयरन लिया। ठीक है, मोल्टन आयरन हम लोगों का था, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम होता गया, टेम्परेचर हम लोगों का कम होता गया, तो 1539 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग क्या देखते हैं कि फेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। फेज का ट्रांसफॉर्मेशन मतलब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम लोगों को फिर इसके बाद क्या मिलता है, 1539 डिग्री सेल्सियस के बाद हमें मिलता है डेल्टा आयरन। ठीक है, ये टाइम के साथ देखो ठंडा होते जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर मिलता है हम लोगों को डेल्टा आयरन। डेल्टा आयरन को हम लोग क्या बोलते हैं, फेराइट बोलते हैं। ठीक है, बीसीसी स्ट्रक्चर का ये होता है। अभी हम लोगों ने देखा ना बीसीसी, एफसीसी, ये सब, तो ये बीसीसी का होता है। अब देखिए 1394 डिग्री सेल्सियस पर हम लोगों का जो क्रिस्टल रहता है उसके अंदर स्ट्रक्चरल कुछ चेंजेस आते हैं। क्या चेंजेस आता है, ये हम लोगों का बीसीसी से कन्वर्ट हो जाता है एफसीसी में। इसे हम लोग क्या कहते हैं, गामा आयरन कहते हैं और ऑस्टेनाइट भी कहते हैं। ये नॉन मैग्नेटिक होता है नेचर में। ठीक है, फिर 1394 से लेके 912 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, 912 डिग्री सेल्सियस तक हम लोगों का गामा ऑस्टेनाइट होता है। फिर उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो कि ये हम लोगों का क्रिस्टल का स्ट्रक्चर का चेंज हुआ, क्रिस्टल स्ट्रक्चर का चेंज हुआ। और यहां पर आप देख सकते हो 912 से हम लोगों को 768 डिग्री सेल्सियस तक यहां मिलता है अल्फा आयरन मिलता है। अब इसका फिर से क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, ये एफसीसी से बीसीसी में चेंज हो रहा है, जिसको हम लोग फेराइट बोलते हैं। और ये नॉन मैग्नेटिक होता है नेचर में। अब देखिए और इसको फर्दर हम लोग ठंडा करते हैं 768 डिग्री सेल्सियस के नीचे, तो हम लोगों का जो नॉन मैग्नेटिक नेचर रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है मैग्नेटिक में। हाँ, ये दोनों बीसीसी ही होते हैं। हाँ, इसे हम लोग अल्फा आयरन ही बोलते हैं, बस ये मैग्नेटिक से नॉन मैग्नेटिक से मैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ये आ गया समझ में। ये कर्व किसके लिए था, हम लोगों का कूलिंग कर्व था प्योर आयरन का। बोलो समझ में आया इतना, कहां चले गए? अब मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। क्या बताने वाला हूं, यहां देखिए अल्फा फेराइट जो होता है हम लोगों का, अल्फा फेराइट यहां पर जो आप देख रहे हो बीसीसी स्ट्रक्चर का होता है। इसमें मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी हमारे कार्बन का होता है 0.22% के बराबर। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों का गामा ऑस्टेनाइट, जिसको हम लोग एफसीसी बोल रहे थे, है ना, वो हम लोगों का एग्जिस्ट करता है अबव द 725 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम कार्बन इसके अंदर कितना आ सकता है, मैक्सिमम कार्बन इसमें 2.14% के बराबर आ सकता है। देखिए डेल्टा फेराइट दैट इज बीसीसी जो हम लोगों का होता है वो स्टेबल होता है बहुत ही हाई टेम्परेचर पर, और इसमें मैक्सिमम हम लोग कार्बन कितना मिला सकते हैं, 0.1% तक। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग डेल्टा फेराइट जिसको हम लोग देख लिए, अब ये क्या हो गया Fe3C, इसको हम लोग बोलते हैं सीमेंटाइट या फिर R1 कार्बाइड। ठीक है, आयरन कार्बाइड इसको बोलते हैं। इसमें हम लोग कार्बन का परसेंटेज मैक्सिमम 6.67% मिला सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा हार्ड ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर में होता है। नेक्स्ट क्या बोला जाता है, परलाइट किसका कॉम्बिनेशन होता है, अल्फा आयरन। ठीक है, अल्फा आयरन प्लस सीमेंटाइट का हम लोगों का कॉम्बिनेशन होता है। लेडेपुराइट क्या होता है, गामा आयरन प्लस Fe3C, गामा क्या है, ऑस्टेनाइट है, प्लस हम लोगों का सीमेंटाइट Fe3C। ओके, अब देखिए ये हम लोगों का आयरन कार्बन डायग्राम है। इससे पहले जो हम लोग देख रहे थे वो हमारा प्योर आयरन का डायग्राम था। यहां पर क्या हो रहा है हम लोगों का, ये जो आप देख रहे हो दिस इज द आयरन कार्बन डायग्राम, और ऐसे नहीं बोलते इसको, आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम क्यों बोलते हैं इसमें, क्योंकि बहुत स्लो कूलिंग होती रहती है। ठीक है, बहुत स्लो कूलिंग रहती है, तो ऑलमोस्ट हम लोगों का इक्विलिब्रियम में फेज में है ऐसा मान लिया जाता है। ठीक है, अब ये देखिए ये आप लोग यहाँ पर फिगर देख रहे हो, ये क्या है 1539 है, ये हम लोगों का बी, ठीक है, ए डी, ठीक है, ये हम लोगों का ई और ये H। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग लिक्विडस लाइन। लिक्विडस लाइन में क्या होता है, मतलब इस पॉइंट पर और इस पॉइंट के ऊपर हम लोगों को पूरा लिक्विड मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को उसके ऊपर पूरा लिक्विड मिलता है। इसके नीचे जैसे ही आओगे हम लोगों का फेस ट्रांसफॉर्म होने लगता है। ठीक है, फेस ट्रांसफॉर्म होता है। दूसरा क्या है आपका लाइन ए बी सी, ठीक है, ए बी सी एफ ई जी। ओके, ये हम लोगों का क्या है, इसे हम लोग कहते हैं सॉलिडस लाइन। ठीक है, ABCFEG ये हम लोगों का सॉलिडस लाइन होता है, मतलब इस लाइन के नीचे हम लोगों को पूरा सॉलिड मिलता है।
ठीक है, ये हम लोगों को पूरा इसके नीचे सॉलिड मिलेगा। आया बात समझ में? ओके। अब देखिए, एक होता है हम लोगों का यूटेक्टिक पॉइंट। यूटेक्टिक पॉइंट आप यहां पर क्या देख सकते हो, ये जो ई है हम लोगों का, ये हमारा यूटेक्टिक पॉइंट है। तो यहां पर आप देख सकते हो ये क्या है, हम लोगों का लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर है। फेज ट्रांसफॉर्मेशन रीजन है ना, देखो इसके ऊपर सब लिक्विड है, इसके नीचे सब सॉलिड है। तो ये जो आप रीजन देख रहे हो, ये जो आप रीजन देख रहे हो, ये हम लोगों का लिक्विड प्लस सॉलिड होगा। तो लिक्विड प्लस सॉलिड, ठीक है, लिक्विड प्लस सॉलिड हम लोगों का किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहां पर देखिए आप, हम लोगों के दो सॉलिड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, एक जो लिक्विड है, ठीक है, यहां पर सोना नहीं, ये यहां से कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ये हम लोगों का लिक्विड है ना, इसके ऊपर, सॉरी गलत बोल दिया था, ये हम लोगों का लिक्विड है ना। ठीक है, लिक्विड से हम लोगों के दो सॉलिड में कन्वर्ट होता है एट द यूटेक्टिक पॉइंट। ठीक है, लिक्विड से दो सॉलिड्स में कन्वर्ट हो रहा है, कौन कौन से में, गामा और Fe3C, गामा ऑस्टेनाइट से लेके और सीमेंटाइट में, ये हम लोगों का लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है। अब इसके बाद आता है एक हम लोगों का यूटेक्टॉइड पॉइंट। यूटेक्टॉइड पॉइंट क्या होता है, एक सेकेंड ना, यूटेक्टॉइड पॉइंट हम लोगों का क्या होता है, आई है, आई, यहां पर देखिए ये हम लोगों का ये पॉइंट है, इसमें क्या होता है, हमारा जो एक सॉलिड है वो दो सॉलिड्स में कन्वर्ट होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, यूटेक्टॉइड पॉइंट। ठीक है, हम लोगों का गामा ऑस्टेनाइड, ये जो हम लोगों का गामा ऑस्टेनाइड दिख रहा है, ये हम लोगों का अल्फा, ठीक है, अल्फा सॉरी अल्फा प्लस Fe3C में कन्वर्ट होता है, अल्फा प्लस Fe3C में ये हम लोगों का कन्वर्ट हो रहा है, यहां पर आप देख सकते हो, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या होता है, पेरिटेक्टिक पॉइंट। पेरिटेक्टिक पॉइंट इस पॉइंट को बोलते हैं। तो यहां देखिए इसके ऊपर क्या है, हम लोगों का लिक्विड प्लस सॉलिड है, इस लिक्विड प्लस सॉलिड से हम लोगों का एक सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब यहां पर आप देख रहे हैं सॉलिड प्लस लिक्विड हम लोगों के एक सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। क्या था, डेल्टा आयरन प्लस लिक्विड हम लोगों का गामा ऑस्टेनाइट में चेंज हो रहा है, देखिए, ठीक है, डेल्टा प्लस लिक्विड हम लोगों का गामा ऑस्टेनाइट में चेंज हुआ। इतना आया सब लोगों को समझ में, बताओ। अब देखिए हम लोग जा रहे हैं बाइनरी एलॉयज के ऊपर, मतलब हम लोग एलॉय बना रहे हैं, मतलब टू मेटल्स का, दो मेटल्स के मिक्सचर हम लोग बना रहे हैं। तो देखिए ये हम लोगों का क्या है, लिक्विडस लाइन है, ये हम लोगों का क्या है, सॉलिडस लाइन है, लिक्विडस लाइन है, सॉलिडस लाइन है। अब देखिए अगर मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखूं, यहाँ पर मेरा क्या है, 0% मेटल 1 है, यहाँ पर मेरा 100% मेटल 2 है। यहाँ पर जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, इन लोगों का मिक्सचर होते जाता है, मतलब क्या है कि देखिए हम लोगों का मेटल 1 अगर 10% हो जाएगा तो मेटल 2 हम लोगों का 90 हो जाएगा। वैसे ही और आगे बढ़ेंगे, मेटल 1 अगर मेरा 20 हो जाएगा तो मेटल 2 मेरा 80 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करके अगर हम लोग इस पॉइंट पर पहुंचते हैं, यहाँ पर हम लोगों का क्या होगा, मेटल 1 जो है वो 100% हो जाता है और मेटल 2 मेरा 0% रह जाता है। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कई बार गेट में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जाता है, एक पर्टिकुलर परसेंटेज पर, ठीक है, बताइए कि व्हाट इज द परसेंटेज सॉलिड इन द इट। ठीक है, एक पर्टिकुलर परसेंटेज पर, जैसे इस पॉइंट पर अगर आपको बोल दिया जाता है तो ये बोला जाता है कि कितना परसेंटेज इसमें से हम लोगों का सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखिए ये हम लोग लिक्विड है, ये यहाँ पर हम लोगों का, ये हम लोगों का क्या है, 100% लिक्विड लाइन है, ये क्या है, हम लोगों का 100% सॉलिड लाइन है। हमको क्या बता दिया जाता है, बी पॉइंट हम लोगों को बता दिया है, बोला गया कि कितना परसेंटेज इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, BC। ठीक है, ये हम लोगों का लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है ना, ठीक है, लिक्विड से सॉलिड में हो रहा है, तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, BC डिवाइडेड बाय टोटल कितना होना है, C से लेके A होना है। ठीक है, C से लेके A होना है, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 100 से, तो हमको ये पता चल जाता है कि परसेंटेज सॉलिड हम लोगों को कितना कन्वर्ट हो चुका है। अगर आपको बोला जाए कि बताइए कि परसेंटेज लिक्विड का बताइए, ठीक है, तो हम लोग इस डायरेक्शन से देखेंगे। यहाँ देखिए ये हम लोगों का 100% सॉलिड है, हम लोगों को कहाँ जाना है, 100% लिक्विड पर जाना है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो अब क्या होगा, हम लोगों का AB डिवाइडेड बाई कितना डिस्टेंस है, ये हम लोगों का डिस्टेंस कितना है, ये AC है। ठीक है, AC तक जाना है हम लोगों को, तो AC मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हमारा परसेंटेज लिक्विड बता देगा।
यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले बीसी क्या है, यहाँ पर बीसी क्या है, यहाँ पर देखिए बी हम लोगों का है 70% और ये है 40%। 70 माइनस 40 30 आएगा, 30। और ये डिस्टेंस कितना है, ये हम लोगों का कितना डिस्टेंस है, एसी, एसी कितना है, ये 70 है, ये 10 है, तो कितना आ जाएगा 60 आएगा। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 60 कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया। अगर लिक्विड का बोला जाएगा तो या तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, वन माइनस सॉलिड करके आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आप लोगों को, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गेट में कई बार आ चुका है ये। 2 मिनट का मैं आपको शार्प टाइम दे रहा हूं, यहां पर हुआ है 10:33, मैं आपको 10:35 पे समझाऊंगा। बताओ, बना रहे हो, बनाओगे? चलो समझा देता हूं, देखो एक बाइनरी सिस्टम है ए और बी का, जिसमें लिक्विड हम लोगों का 20% है और ए का लिक्विड 20% हम लोगों का हो चुका है, और ये को एग्जिस्ट कर रहा है हमारे सॉलिड के साथ। ठीक है, सॉलिड कितना हो चुका है, 70% ए हो चुका है, 70% ए हो चुका है, और बाकी हम लोगों का 30% क्या है, बी है। ठीक है, 70% ए अगर हो गया है तो बी कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 30% हो जाएगा। तो ओवरऑल कॉम्पोजिशन 40% ए के लिए, बताइए कि फ्रैक्शनल सॉलिड कितना होगा। ठीक है, देखिए कुछ इस प्रकार से हम लोग फिगर बनाएंगे, हम लोगों को क्या बोला गया है कि लिक्विड 20% हो गया ए का। ठीक है, तो ये देखिए, ये हम लोग ए के लिए देख रहे हैं, ऊपर मत देखिएगा, ठीक है, जस्ट सेम आएगा। ये देखिए, ये हम लोग ए के लिए देख रहे हैं, तो सी के लिए क्या बोला गया, ये हम लोगों का क्या होता है, लिक्विडस होता है, ये हम लोगों का क्या होता है, सॉलिडस होता है। ठीक है, ये सॉलिडस है, ये लिक्विडस है। तो लिक्विड हम लोगों का 20% बोला गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये क्या हो गया, ए की वैल्यू 20%, तो उसी टाइम पे बी कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। अब देखिए सॉलिडस कितना बोला गया, सॉलिड की वैल्यू बोली गई है 70%। ठीक है, 70% बोली गई है, तो ये 70% आएगा हम लोगों का, 70%, और उसी टाइम पे हमारा बी कितना आएगा, 30% आएगा। तो हम लोग तो सिर्फ ए का देख रहे हैं, ठीक है, ए का देख लेते हैं, तो परसेंटेज कितना हम लोगों का सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है, देखिए लिक्विड से सॉलिड की तरफ जा रहे हैं, लिक्विड से सॉलिड की तरफ, तो बीसी, ठीक है, बीसी कितना है यार, परसेंटेज सॉलिड बोला गया ना आपको, हाँ ठीक है, बीसी, ठीक है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, आपको बता रहा हूं, बीसी डिवाइडेड बाई क्या लिख सकता हूं, ये देखिए एसी लिख दो, रुको साफ कर लेते हैं, यहां देखिए ये कितना है, सॉरी ए बी, ए बी, ए बी है डिवाइडेड बाई ए सी, डिवाइडेड बाई ए सी। ओके, अगर हम लोग ए के टर्म्स पे देखेंगे, ए के टर्म्स पे बस अगर हम लोग देख रहे हैं, तो ये कितना है हम लोगों का 20, और ये कितना है हम लोगों का 40 है, माइनस करेंगे 20 आएगा, ये 20% डिवाइडेड बाई ए सी कितना होगा, ये कितना है 20, ये हम लोगों का कितना है 70। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 70 माइनस डिवाइडेड बाई 70 माइनस 20, 50 ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 के साथ, तो 0.4 आएगी इसकी वैल्यू। आप इसको बी के टर्म्स पे भी निकाल सकते हो, अगर बी के परसेंटेज में भी देखना है तो आपका सिमिलर वैल्यू आएगा। कैसे बोल सकते हो सर, दिखा रहा हूं अभी, रुको, ये देखिए ये कितना है, बी के टर्म्स पे देखो 80 है, ठीक है, तो 80 माइनस ये कितना है यहाँ पर 60 है, माइनस 60 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, ये है ए सी, ए सी की वैल्यू क्या आएगी आपकी 80 माइनस ये कितना है 70, ठीक है, कितना आएगा देखो, ये कितना है, रुक जाओ ये गलत किया मैंने, ये देखिए ये 80 है और ये 30 होगा, मैंने 70 ले लिया है इसीलिए गलत किया है। ये देखिए ये हुआ, ये कितना आएगा 20 डिवाइडेड बाई 50, ठीक है, 2/5 कितना होता है 40%, सेम आया आंसर, ऐसे ही होता है। तो ये देखिए एक और एग्जांपल है आपके पास, गेट 2019 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मैं आपको दे रहा हूं 2 मिनट टाइम, चलो बनाओ, चलो बनाओ, अभी जो सिखाया वैसा ही है इसमें भी।
अब देखिए क्या बोला जा रहा है, बाइनरी फेज डायग्राम है P और Q का, जो कि शो कर रहा है हम लोगों का एक एलॉय है, ठीक है, X है, एलॉय X है जो 60% P है और 40% Q है। ओके, 60% P है, अगर P हम लोगों का 60% हो जाए तो Q हम लोगों का 40% हो जाता है ना, ठीक है। इट इज कूल्ड फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड में ये हम लोगों का चेंज हो रहा है। अभी देखिए फिगर चेंज हो गया, इधर हम लोगों का लिक्विडस आ गया, इधर हम लोगों का सॉलिडस आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 to 5 डिग्री सेल्सियस के लिए, ठीक है, हम लोगों का फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड और लिक्विड बताओ। यहाँ पर देखिए ये हम लोगों को परसेंटेज ये हमारा बता दिया गया है, 1250 पर हम लोगों का कितना आ रहा है, ये आ रहा है 40, ठीक है। तो अगर हम लोगों को सॉलिडस बताना है वो क्या होगा, ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये वाला डिस्टेंस, तो कितना होगा 40 माइनस 32 डिवाइडेड बाई हम लोगों का ये टोटल डिस्टेंस कितना है 68 माइनस 32, ठीक है, 68 माइनस 32 ऐसे करके निकाल लेंगे। ओके, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहां पर आप देख सकते हो, तो मैं इसको कितना बोलूंगा आंसर अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, ये कितना आ रहा है AB और ये कितना है BC, AB के बीच में 40 माइनस 32 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 68 माइनस 32 करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.2% आएगा। ओके, अगर आपको परसेंटेज सॉलिड बोला जाए या तो आप डायरेक्टली माइनस कर दो, 1 माइनस जितना आया है 22.2, ठीक है, 22.2, इसको या तो आप पहले ही एक बार में माइनस कर दो या फिर आप इसको लिख सकते हो BC अपॉन AC। क्या लिख सकते हो, BC अपॉन AC, ये हमारा BC है डिवाइडेड बाई AC, कितना हम लोगों का लिक्विड में चेंज हो रहा है, मतलब अगर हम लोगों का हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कितना हम लोगों का लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो हम लोग दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, यहाँ देखिए 77.8% हम लोगों को वैल्यू मिलता है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं बताने वाला हूँ आपको ग्रेन ग्रोथ के बारे में, ठीक है। ग्रेन ग्रोथ हम लोगों का क्या कहता है कि जैसे ही अगर हम लोग फास्टर रेट ऑफ कूलिंग रखते हैं, मतलब समझ लो अगर मैंने मेटल को गर्म किया है और उसको जल्दी से पानी में फेंक दिया, ठीक है, तो इससे क्या होगा, बहुत ही हाई रेट ऑफ कूलिंग होगा। हाई रेट ऑफ कूलिंग की वजह से क्या होता है, जो अंदर ग्रेन्स के स्ट्रक्चर होते हैं वो बहुत छोटे छोटे बनते हैं। अगर बहुत छोटे छोटे बनते हैं तो इसके वजह से हम लोगों का ज्यादा होगा बाउंड्री का एरिया, ये आप देख रहे हो बाउंड्री बाउंड्री बाउंड्री, बहुत सारा बाउंड्री बन रहा है ना, तो इस वजह से हम लोगों की यील्डिंग अच्छी नहीं होती है, हमारा मटेरियल जो होता है बहुत ज्यादा ब्रिटल बनता है। अब देखिए अगर यहीं पर मैं बहुत ही स्लो रेट ऑफ कूलिंग कर रहा हूं, कूलिंग का रेट अगर मेरा स्लो है, तो यहां पर आप क्या ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, यहां पर क्या आप ऑब्जर्व करोगे, बिगर ग्रेन्स आप यहां पर ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, लेस बाउंड्री एरिया, एरिया देखिए, ठीक है, बाउंड्रीज का एरिया जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है, ये कम हो गया, यील्डिंग ज्यादा होगी, कम डक्टाइल बने, कम हम लोगों का ब्रिटल बनेगा, ज्यादा हम लोगों का डक्टाइल बनेगा। अगर आप डायरेक्शन नहीं समझ पा रहे हो इसका क्या मतलब है, यहां देखिए दिखा रहा हूं मैं, यहां देखिए क्वेश्चन में यहां पर आपको क्या बोला गया है, यहां पर आपको बोला गया है, ये आप देख सकते हो, लिक्विडस के लिए बताना है, मतलब हम लोगों का कितना पार्ट, ओके, कितना पार्ट मेरा कन्वर्ट हो गया है लिक्विड में। तो ये देखिए लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए हम लोग क्या जाते हैं, ये सॉलिड से लिक्विड के डायरेक्शन में जाएंगे, तो कितना पार्ट कन्वर्ट हो गया है BC डिवाइडेड बाई टोटल कितना कन्वर्ट करना है AC। अब आया समझ में, बोलो, यहां पर आया, तो अब हम लोगों को क्या पता चला, जितना ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा उतना ज्यादा एंटेंगलमेंट होगा हमारे ग्रेन्स का, उतना ही हम लोगों का स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। मेटल्स हम लोगों के हार्ड हैं, कम डक्टाइल हैं, ये हम लोगों को पता चल गया है, ठीक है। अगर हम लोगों का स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है तो मेटल मेरा हार्ड बनता है, कम डक्टाइल बनता है। कैसे, किस केस में ये सब होता है, ये हमारे कोल्ड वर्किंग में होता है। समझ में आया, बोलो। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर रिक्रिस्टलाइजेशन है। रिक्रिस्टलाइजेशन का क्या मतलब होता है, जब हम लोगों के मेटल के बॉडी के ऊपर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, प्लास्टिक का डिफॉर्मेशन होता है, क्या होता है इसमें हम लोगों का जो ग्रेन्स होते हैं ये हमारे डिफॉर्म हो जाते हैं। ग्रेन अगर हमारे डिफॉर्म हो जाते हैं, कैसे डिफॉर्म होते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं, एलोंगेट हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोगों का जो ओरिजिनल शेप है वो रिगेन हो जाए, ठीक है, ओरिजिनल शेप रिगेन हो जाए, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं, और हम लोगों को क्या मिलता है, नया इक्विएक्स्ड, ठीक है, स्ट्रेन
फ्री ग्रेन मिलता है। अब देखिए हॉट वर्किंग क्या होता है, हॉट वर्किंग में हम लोग क्या देखते हैं, हॉट वर्किंग मतलब मेटल जो है मेरा डिफॉर्म होता है इजीली, मेटल मेरा इजीली डिफॉर्म हो जाता है और इसमें कम एनर्जी देना पड़ता है, ज्यादा डिफॉर्मेशंस होते हैं, डक्टिलिटी भी इंक्रीज होती है। ये सारे हम लोगों की खूबियां होती हैं हॉट वर्किंग की। पर कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। क्या होता है, टूलिंग और हैंडलिंग डिफिकल्ट होता है, वन डायमेंशनल एक्यूरेसी रखना डिफिकल्ट हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है हमारे मेटल में, तो इसके वजह से क्या होगा, हम लोगों को कम सरफेस, हम लोगों का सरफेस फिनिश उतना अच्छा नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखने वाले हैं, नॉन इक्विलिब्रियम डायग्राम के बारे में देखेंगे। नॉन इक्विलिब्रियम डायग्राम, अब हम लोगों को ये पता चल गया कि अगर हम लोग सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस को कंट्रोल कर लें, किस रेट पर हम लोग सॉलिडिफाई कर रहे हैं उसको अगर हम लोग कंट्रोल कर लें, तो मैं अपने ग्रेन के स्ट्रक्चर्स को कंट्रोल कर लूंगा। क्या कर लूंगा, मैं अपने ग्रेन के स्ट्रक्चर्स को कंट्रोल कर लूंगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज जो है हमारे मटेरियल के कंट्रोल होते हैं बाय द वेरिंग रेट ऑफ कूलिंग रेट। क्यों, अभी हम लोगों ने देखा ना कि अगर हम लोग तेजी से ठंडा कर दिए तो हमारे जो ग्रेन्स रहेंगे वो बहुत ज्यादा बनेंगे, तो ग्रेन बाउंड्रीज मेरी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अगर ग्रेन बाउंड्रीज अगर मेरी ज्यादा हो गई हैं तो क्या होगा, मेरा मटेरियल बहुत ही ज्यादा ब्रिटल बनेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है हम लोगों का, आयरन कार्बन डायग्राम। ये हम लोगों का आयरन कार्बन जो डायग्राम हम लोगों ने देखा था उसमें क्या होता है, वो हम लोगों को वेरिएशन शो नहीं करता है, टाइम के साथ हम लोगों को वेरिएशन कभी भी शो नहीं करता है। पर ये जो टीटीटी कर्व है जिसका हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन, ये हम लोगों का टाइम के इफेक्ट को शो करता है। ठीक है, जो कि एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो इग्नोर रहता है हमारे आयरन कार्बन डायग्राम में। अब देखिए आयरन कार्बन डायग्राम किसके लिए रहता है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस के लिए रहता है, बट एक्चुअल में क्या होता है कि नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशंस होते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई हम लोग फिर ट्रिपल टी का इस्तेमाल करते हैं। ट्रिपल टी क्या है, इट इज द टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन, ये हम लोगों का टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन है। सॉरी, इसको और हम लोग क्या कहते हैं, एस कर्व बोलते हैं या सी कर्व बोलते हैं या फिर इसको हम लोग बोलते हैं बेन्स कर्व। ओके, ये आया समझ में। एक सेकंड में आ रहा हूं, इसको देखो मैं वॉशरूम से आ रहा हूं। चलिए आगे शुरू करें, सुन रहे हो। अब देखिए ये हम लोगों का एस कर्व है। ठीक है, ये क्या है, हमारा एस कर्व है जिसको हम लोग बेन्स कर्व भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग क्या करते हैं, अपने मेटल को लेके जाते हैं ऑस्टेनेटिक रेंज में। ठीक है, ऑस्टेनेटिक रेंज में लेके जाते हैं और अगर मैं बहुत ही हाई रेट में कूलिंग कर दूं, ठीक है, बहुत ही हाई रेट में कूलिंग कर दूं, तो आप देख सकते हो मेरे को क्या मिलेगा, मार्टेनसाइट मिलेगा। ठीक है, मार्टेनसाइट क्या होता है, बहुत ही हार्ड और ब्रिटल होता है। ठीक है, क्यों, इसमें क्योंकि रेट ऑफ कूलिंग अगर हम लोगों का बहुत ज्यादा है, रेट ऑफ कूलिंग अगर हम लोगों का बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से क्या होगा, हार्ड हम लोगों के बहुत सारे ग्रेन्स बनेंगे। ठीक है, बहुत सारे ग्रेन्स बनेंगे, बहुत सारे ग्रेन बाउंड्रीज आएंगी, ग्रेन बाउंड्रीज आएंगे तो हम लोगों का मटेरियल जो होगा वो ब्रिटल बनेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अगर मैं बहुत धीरे 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 आराम से ठंडा करूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा परलाइट। ठीक है, परलाइट मिलता है मुझे। अब देखिए इसके बाद एक होता है हम लोगों का बेनाइट, ये कैसे मिलता है ये अभी मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, देखिए मैंने एक स्टील के स्पेसिमेन को लिया, उसको गर्म किया, कहां तक गर्म किया, ऑस्टेनेटिक रेंज पर, ऑस्टेनेटिक रेंज पर गर्म किया। अब इसके बाद मैं इसको रैपिडली ठंडा कर देता हूं और उसको उस टेम्परेचर पर रखा रहता हूं। ठीक है, डिफरेंट टाइम्स के लिए, तो मेरे को क्या मिलेगा। ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं, कूल करते हैं, यहां पर हम लोग कूल किए हैं, कूल किया मैंने अपने मेटल को अलग अलग रेट्स पर, तो ये मेरा जो ऑस्टेनाइट है ये मेरा डिकम्पोज होने लगता है, डिकम्पोज होने लगता है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या मिलता है, ये हम लोगों का ट्रिपल टी कर्व, ये क्या बताता है, व्हेन द कूलिंग कर्व, ठीक है, ये हम लोगों का नोज को जैसे ही टच करता है हम लोग इसको क्या कहते हैं, कूलिंग रेट। इस कूलिंग रेट को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल कूलिंग रेट। देखिए अगर ये जो हम लोगों का कूलिंग रेट है हमारे इस कर्व के
टिप को टच करता है जहां पर, ठीक है, टिप को अगर टच करता है तो इस रेट को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल कूलिंग रेट कहते हैं। अब देखिए परलाइट तो मैंने आपको बता दिया कैसे बनाएंगे, परलाइट और बेनाइट का अगर मैं बहुत ही धीरे 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 कूल करूंगा तो मुझे परलाइट मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि टाइम के साथ साथ ये धीरे से बेनाइट में चेंज हो जाएगा, नहीं, जो एक बार परलाइट बन गया वो बन गया है, ठीक है। अब देखिए फिर इसके बाद ऐसा होगा कि ये हम लोगों का देखा बहुत ही हाई रेट ऑफ कूलिंग है। हाई रेट का क्या मतलब होता है, कम समय में हम लोग ज्यादा जल्दी ठंडा कर रहे हैं, इसे हाई रेट ऑफ कूलिंग हम लोग बोलते हैं। तो ये हम लोगों का मार्टेनसाइट बनेगा, ठीक है। अब देखो तो सर हम लोग बेनाइट कैसे बनाए, बेनाइट हम लोग कैसे बनाएंगे ये थोड़ा आप सोचिए। देखिए फास्ट कूलिंग किए हैं, ठीक है, मार्टेनसाइट का मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मार्टेन साइट का मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो फास्ट कूलिंग करते हैं, इसके वजह से छोटे ग्रेन्स बनते हैं, जिसके वजह से ज्यादा ग्रेन बाउंड्रीज बनती हैं, जिसके वजह से डिफॉर्मेशन डिफिकल्ट हो जाता है, ज्यादा ब्रिटल बनता है मटेरियल, हम लोगों का कम डक्टाइल होता है। मार्टेनसाइट जो होता है वो हम लोगों का ब्रिटल और हार्ड होता है नेचर में, ठीक है। परलाइट जो होता है, परलाइट ये हम लोगों का क्या होता है, डक्टाइल और सॉफ्ट होता है नेचर में, ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए। अब देखिए हम लोगों को बनाना है बेनाइट। अब यहाँ देखिए ये हम लोगों का बेनाइट है। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो क्या करते हैं हम लोग, बहुत ही, ठीक है, तेजी से ठंडा करते हैं, इस पॉइंट तक आएंगे, फिर इसके बाद इसको हम लोग आइसोथर्मली ठंडा करते जाते हैं टाइम के साथ साथ, तो हमको क्या मिलेगा, बेनाइट मिलेगा। इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस टेम्परिंग बोलते हैं। इसके वजह से हमें मोर डक्टाइल और मोर स्ट्रेंथ का मटेरियल मिलता है, ठीक है। जब हम लोग मार्टेनसाइट बनाते हैं, जो सरफेस के क्रैक्स आते हैं ना, ये डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से आते हैं, ना कि थर्मल एक्सपेंशन की वजह से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अब देखिए तीन मेथड में आपको बताने वाला हूं क्रैक्स को एलिमिनेट करने का। सबसे पहला क्या है आपका, मार टेम्परिंग है। मार टेम्परिंग में क्या करते हैं हम लोग, क्वेंच करते हैं स्टेप्स में। क्वेंचिंग, क्वेंचिंग का क्या मतलब होता है, हम लोग अपने जो हीटेड मेटल है, ठीक है, उसको डिप कराते हैं ऑयल बाथ में, या फिर हम लोग इसको डिप कराते हैं वाटर बाथ में, ठीक है। इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेंचिंग बोलते हैं। अभी जाके आगे हम लोग और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। अब देखिए मार टेम्परिंग क्या होता है, इसे हम लोग कहते हैं क्वेंचिंग इन स्टेप्स, ठीक है। स्पीड स्लो रखूं, ओके, दो पार्ट में लेना पड़ेगा, फिर दो पार्ट में कर लेंगे। आप लोग कंफर्टेबल हैं तो फिर हम लोग इसको दो पार्ट में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब देखो अगला मैं आपको क्या बताने वाला हूं, मार टेम्परिंग के बारे में। मार टेम्परिंग में क्या होगा, टू फॉर्म स्ट्रेस एंड क्रैक फ्री मार्टेनसाइट हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड को बोलते हैं मार टेम्परिंग। देखिए इससे पहले क्या हो रहा था, जब हम लोग थोड़ा स्लो रेट ऑफ कूलिंग रखे थे, ठीक है, अगर हम लोग थोड़ा फास्ट रेट ऑफ कूलिंग रखे थे, तो हम लोगों को क्या मिल रहा था, डायरेक्ट मार्टेनसाइट मिल रहा था। मार्टेनसाइट में इतना ज्यादा स्ट्रेस इंड्यूस हो जा रहा था कि मेरा मटेरियल जो था वो क्रैक बन जा रहा था उसके ऊपर। अगर क्रैक हम लोगों का बन रहा है तो हम लोगों को क्या करना है, इसको क्रैक फ्री बनाना है। क्रैक फ्री और स्ट्रेस फ्री बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेंचिंग को स्टेप्स में करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं हम लोग इस पॉइंट पर हैं, यहां देखिए ये हम लोग इस पॉइंट पे हैं। ये जल्दी से ठंडा किया, फिर इसको थोड़ी देर उसी टेम्परेचर पर रखे और फिर से उसको ठंडा कर दिया। तो दो बार हम लोगों ने क्वेंचिंग किया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप क्वेंचिंग बोलते हैं या फिर मार टेम्परिंग बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है आपका, क्वेंच करेंगे हम लोग वाटर में, कब तक, 300 से लेके 400 डिग्री सेल्सियस तक। ये देखिए ये किया, 300 से 400 डिग्री सेल्सियस तक किया, फिर इसको हम लोग थोड़ी देर तक उसी टेम्परेचर पर रखे, ठीक है। फिर उसके बाद एक लेसर कंडक्टिविटी मीडियम में इसको हम लोग डालते हैं, जैसे ऑयल के अंदर। फिर तो ऑयल है तो और धीरे धीरे फिर इसमें ठंडा होगा, हम लोगों को क्या मिलेगा, मार्टेनसाइट क्रैक फ्री मार्टेनसाइट मिलेगा, ओके। इसके बाद क्या होता है, हम लोगों का एक सेल्फ टेम्परिंग आता है। सेल्फ टेम्परिंग क्या होता है, इसको डिटेल में अभी हम लोग आगे कवर करेंगे। ये किस काम के लिए आता है, टू फॉर्म मार्टेनसाइट, ठीक है, मार्टेनसाइट बनाने के लिए, स्ट्रेस फ्री मार्टेनसाइट बनाने के लिए, क्रैक फ्री मार्टेनसाइट बनाने के लिए काम में आता है। अब देखिए कूल करेंगे हम लोग बिलो 550 डिग्री सेल्सियस और फिर उसको अपने हिसाब से कूल होने देते हैं। मतलब अगर हम लोग अपने हिसाब से कूल होने दे रहे हैं, ठंडा होने दे रहे हैं, तो इसमें हम लोगों का कंट्रोल हट जाता है, इसलिए ये वाला जो मेथड है हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्या, एलॉइंग। एलॉइंग की वजह से क्या होगा कि ये जो हम लोगों का सी कर्व दिख रहा था, बेंस कर्व दिख रहा था, ये शिफ्ट हो जाता है। अगर ये हम लोगों का शिफ्ट हो जाता है तो हम लोग
ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम ड्यूरेशन में भी। ठीक है, पहले क्या था, हम लोगों को जल्दी करना पड़ा था ठंडा, तभी हम लोगों को मार्टेनसाइट मिल रहा था। अगर इसके बाद हम लोग आराम से ठंडा कर रहे हैं, धीरे धीरे भी कर रहे हैं, तो मुझे मार्टेनसाइट मिलेगा और वो क्रैक फ्री रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, हार्डेनेबिलिटी के बारे में। हार्डेनेबिलिटी क्या होता है, एबिलिटी, ठीक है, टू फॉर्म मार्टेनसाइट फ्रॉम ऑस्टेनाइट। मार्टेनसाइट बनाने की कला फ्रॉम द ऑस्टेनाइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्डेनेबिलिटी। ओके, विथ ईज, विदाउट एनी स्ट्रेस और क्रैक, हम लोग इस मेथड को हार्डेनेबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं, हम लोग एक मटेरियल को हीट करते हैं एंड उसको क्लीन कूल करते हैं अलग अलग कूलिंग रेट्स पर। अगर अलग अलग कूलिंग रेट्स पर, डिफरेंट कूलिंग रेट्स पर कर रहे हैं, तो मेरे जो मटेरियल होगा उसके ऊपर डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम लोगों को मिलेगी। तो सबसे पहला क्या होता है, क्वेंचिंग होता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, वाटर या फिर ऑयल में कूल करते हैं। इसमें क्या होगा, रेट ऑफ कूलिंग बहुत हाई होगा। रेट ऑफ कूलिंग हाई होगा तो ग्रेन के साइज ज्यादा होंगे, ग्रेन के साइज ज्यादा होंगे तो बाउंड्री, ग्रेन की बाउंड्री ज्यादा होगी और हम लोगों का मटेरियल ज्यादा ही हार्ड और ब्रिटल बनेगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूं कुछ क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, A1 क्या है आपका, 727 डिग्री है। फिर A3 क्या है आपका, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर हाइपोयूटेक्टोइड स्टील्स के लिए, तो ये क्या होगा, 727 से 910 के बीच में। फिर उसके बाद आता है अपना अपर क्रिटिकल टेम्परेचर हाइपर यूटेक्टोइड स्टील्स के लिए, ये कितना रहता है, 720 से लेके 727 से लेके 1147 तक के रहता है। सर हाइपोयूटेक्टोइड, हाइपर यूटेक्टोइड ये सब क्या होता है, आपने तो बताया नहीं, चलो इधर बता देता हूं। यहाँ देखिए, ये हम लोगों का आयरन कार्बन डायग्राम था। आयरन कार्बन डायग्राम में, ठीक है, जो हम लोगों का परसेंटेज कार्बन, ठीक है, आयरन में परसेंटेज कार्बन अगर 0.83 से कम रहेगा, ठीक है, 0.83 से कम रहेगा तो इसको हम लोग हाइपोयूटेक्टोइड कहते हैं, और अगर 0.83 से ज्यादा रहेगा इसे हम लोग हाइपर यूटेक्टोइड कहते हैं। अब देखिए, 0 से लेके 2.1% तक जो हम लोगों का बनता है उसे हम लोग बोलते हैं स्टील। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टील बोलते हैं। और अभी इसी स्टील का दो कैटेगरी हो गया हम लोगों का, अगर 0.83 से कम रहा तो इसे हम लोग बोलते हैं हाइपोयूटेक्टोइड स्टील, और अगर इससे ज्यादा रहा तो हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर यूटेक्टोइड स्टील। अब देखिए, अगर कार्बन का परसेंटेज हम लोग 2.1 से बढ़ा दें, ठीक है, 2.1 से मैक्सिमम हम लोग कितना डाल सकते हैं, 6.67% को डाल सकते हैं। तो अगर इससे भी ऊपर अगर हम लोगों ने कर दिया, इसको हम लोग बोलते हैं कास्ट आयरन। ठीक है, इसी को हम लोग कास्ट आयरन बोलते हैं। अब देखिए, 4.3% से अगर हम लोगों का ज्यादा हुआ कार्बन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपर, ठीक है, हाइपर यूटेक्टोइड कास्ट आयरन इसको बोलते हैं। अगर 2.1 से लेके 4.3 के बीच में रहा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोगों का हाइपो यूटेक्टोइड कास्ट आयरन। ये आया समझ में, बोलो समझ में आ रहा है इतना। देखिए, नेक्स्ट हम लोग नॉर्मलाइजिंग, एनीलिंग, ये सब के बारे में बात करेंगे, हार्डनिंग वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले ही आपको थोड़ी चीजें बता देता हूं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोगों का क्या होता है, एनीलिंग। एनीलिंग, एनीलिंग क्या होता है, एनीलिंग इन्वॉल्व करता है हमारे मटेरियल को हीट करते हैं प्रीडिटरमिन्ड टेम्परेचर तक, ठीक है, फिर उस टेम्परेचर पर उसको होल्ड करके रखे रहते हैं एट द सेम टेम्परेचर। कैसे इसको होल्ड करके रखे रहते हैं, एंड उसको कूल करते हैं विद टू द रूम टेम्परेचर, बहुत ही धीरे धीरे। कैसे किया जाता है, मतलब मैंने यहाँ पर मेरा फर्नेस था, ठीक है, फर्नेस था, इसके अंदर मैंने अपने आयरन को डाला, फिर ये जैसे जैसे मेरा फर्नेस को क्या किया मैंने, बंद कर दिया। ठीक है, बंद करने के बाद जैसे जैसे मेरा फर्नेस ठंडा हो रहा है वैसे ही मेरा ये मेटल भी ठंडा हो रहा है। इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, एनीलिंग बोलते हैं। क्या कर रहे हैं इसमें, हीट कर रहे हैं अपने मटेरियल को एक एलिवेटेड टेम्परेचर तक एंड प्रीडिटरमिन्ड टेम्परेचर तक, और फिर होल्ड करके रखते हैं उस मटेरियल को फॉर द सेम टेम्परेचर, ठीक है, उस टेम्परेचर पर फॉर अ लॉन्गर टाइम। अब देखिए, बहुत ही स्लो कूलिंग हम लोग करते हैं, ठीक है, फर्नेस के साथ साथ ही वो ठंडा हो रहा है तो बहुत ही स्लो कूलिंग रहता है। तो एनीलिंग के कुछ आपको वो बताता हूं फायदे क्या होते हैं। ये रिलीव करता है इंटरनल स्ट्रेसेस को ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन, जो आया रहता है मैशिंग के वजह से, जो आया रहता है फोर्जिंग, रोलिंग, वेल्डिंग के वजह से जो स्ट्रेसेस जनरेट हुए रहते हैं ना, उन सबको ये रिलीफ दिलाता है। नेक्स्ट क्या है आपका, इंप्रूव करता है हम लोगों का, इंप्रूव करता है डक्टिलिटी, करता है इंप्रूव, रिस्टोर करता है डक्टिलिटी, टफनेस को इंप्रूव करता है। नेक्स्ट क्या, ये एनहांस करता है मशीनेबिलिटी, ईज, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग मशीन
मशीनिंग वर्क ऑन अ मटेरियल, इसको हम लोग, अगर हम लोगों का मटेरियल है बहुत ही ज्यादा हार्ड है, उसको मशीन करना बहुत मुश्किल है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, एनिलिंग के साथ ट्रीट करते हैं, जिसके वजह से हम लोगों का एनहांस मशीनेबिलिटी मिलता है। नेक्स्ट क्या है आपका, एलिमिनेट करना केमिकल नॉन यूनिफॉर्मिटी को, ठीक है, केमिकल नॉन यूनिफॉर्मिटी को, इसको हम लोगों को बनाना। तो नेक्स्ट क्या होगा, रिफ्रेन करना फ्रॉम द, सॉरी, इससे क्या होता है, एनिलिंग से और हम लोगों का क्या होता है, रिफ्रेन करता है हमारे ग्रेन साइज को, रिड्यूस करता है गैसियस कंस्टेंट्स को, ठीक है, इन द स्टील। यहां पर आप देखिए कुछ मैं आपको प्रोसेसेस बताने वाला हूं। प्रोसेस एनीलिंग सबसे पहला होता है हम लोगों को, प्रोसेस एनीलिंग, इसको हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं, शीट्स और वायर्स में कन्वर्ट करने के लिए। इसमें क्या करते हैं, पार्ट को हम लोग फैब्रिकेट करते हैं कोल्ड फॉर्मिंग प्रोसेस से, सच एज स्टैंपिंग, एक्सट्रूजन, अपसेटिंग, ये सब की वजह से। अब देखिए इसके बीच में हम लोगों को अगर बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन करना है, देखो होता क्या है ना, अगर मुझे बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन करना है तो पहले हम लोगों ने एक मटेरियल के ऊपर डिफॉर्मेशन किया, इस वजह से क्या होगा, उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसके ऊपर एनीलिंग करते हैं, जिसके वजह से उसका हार्डनेस थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर उसके बाद और डिफॉर्मेशन करके उसको हम लोग चेंजेस करते हैं, ठीक है। अब देखिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग कहते हैं प्रोसेस एनीलिंग, ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस एनीलिंग कहते हैं। बट स्केलिंग, ऑक्सीडेशन, ये सब हम लोगों के हो सकते हैं, तो इसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम लोग एनीलिंग करेंगे लोअर टेम्परेचर्स पर, या फिर नॉन ऑक्सीडाइजिंग एरियाज पर अगर हम लोग करेंगे तो हम लोगों का क्या होगा, प्रोसेस एनीलिंग होगा। नेक्स्ट एक और टाइप है आपके एनीलिंग का, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेस एनीलिंग। जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम है, ये रिलीव करता है इंटरनल स्ट्रेसेस को, ठीक है, इंटरनल स्ट्रेसेस को कम करता है, कोई भी माइक्रो स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं आते हैं इस प्रोसेस में, ठीक है। जैसे इससे पहले देख रहे थे ना, प्रोसेसेस में चेंज आ रहा था, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, बस हमारे स्ट्रेसेस को रिलीव करने के काम में आता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये हम लोगों का इंटरनल स्ट्रेसेस आर दो स्ट्रेसेस व्हिच कैन एग्जिस्ट विद इन अ बॉडी इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। देखो हम लोगों ने पहले क्या किया था, मशीनिंग वगैरह किया था, बेंडिंग, टॉर्जन, ये सब इसके ऊपर लगाते हैं ना, तो क्या होता है, हमारा जो बॉडी रहता है उसके ऊपर ऑलरेडी कुछ इंटरनल स्ट्रेसेस जनरेट हो गए रहते हैं, ठीक है। जब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर भी दिए रहते हैं, फिर भी हमारा जो मटेरियल रहता है वो बहुत ही ज्यादा, ठीक है, उसके अंदर स्ट्रेसेस डेवलप हो गए रहते हैं, रेसिडुअल स्ट्रेसेस जिसको हम लोग बोलते हैं। तो दीज स्ट्रेसेस, ये जो हमारे स्ट्रेसेस होते हैं, ये हमारे डेवलप होते हैं कुछ ऑपरेशंस की वजह से। जैसे क्या क्या हुआ, सॉलिडिफिकेशन कास्टिंग का, वेल्डिंग, मशीनिंग, ग्राइंडिंग, शॉर्ट पिनिंग, वर्क हार्डनिंग, कोल्ड वर्किंग, ये सब के वजह से हम लोगों के स्ट्रेसेस रिलीव हो गए रहते हैं। अब देखिए स्ट्रेसेस को रिलीव किया जाता है, अगर नहीं किया जाए तो इसके बहुत एडवर्स इफेक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। रेसिडुअल स्ट्रेसेस हम लोगों के करोसिव एनवायरनमेंट में अगर हम लोगों का कोरोड होने लगेगा तो बहुत ही गंदे तरीके से फेल हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एग्जांपल है, देखिए कैसे फेल हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए, दीज स्ट्रेसेस आर also to enhance the tendency of the steel under warpage and dimensional instability, ठीक है। अगर डायमेंशनल इंस्टेबिलिटी है तो भी हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस रिलीव करके फिर अपने मटेरियल को रिक्वायर्ड डायमेंशन में लेके आते हैं। नेक्स्ट क्या है, फैटिग स्ट्रेंथ भी हम लोगों का रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। जब हम लोग रेसिडुअल टेंसाइल स्ट्रेसेस प्रेजेंट रहते हैं तो जो हम लोगों का फैटिग स्ट्रेंथ रहता है वो भी इसके वजह से हम लोगों का रिड्यूस हो जाता है। प्रॉब्लम्स जो है एसोसिएटेड विद द इंटरनल स्ट्रेसेस, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स जो हम लोगों के एसोसिएटेड है इंटरनल स्ट्रेसेस के वजह से, ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल रहता है, ठीक है। इनके ऊपर मशीनिंग करना, इनके ऊपर ऑपरेशंस करना बहुत ही डिफिकल्ट रहता है, एज इन द डक्टाइल मटेरियल्स एज कंपेयर्ड टू द रुकिए फिर से बता रहा हूँ। देखो क्या होता है ना, अगर मेरा यहाँ पर मटेरियल है उसके अंदर इंटरनल स्ट्रेसेस है तो उनको मशीनिंग करना, उनके ऊपर ऑपरेशंस करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। किनके कंपैरिजन में, ब्रिटल में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहता है और डक्टाइल में थोड़ा सा कम डिफिकल्ट होता है। अब नेक्स्ट क्या है, एक और एनीलिंग का प्रोसेस होता है हम लोगों का, स्ट्रेस एनीलिंग, ठीक है, स्ट्रेस रिलीविंग, ठीक है। स्ट्रेस रिलीविंग को ही देख रहे हैं, ये क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारे मटेरियल को हीट करेंगे यूनिफॉर्मली एक टेम्परेचर तक बिलो द लोअर क्रिस्टलाइन टेम्परेचर, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर थोड़ी देर पहले बताया था। तो हम लोग हीट करेंगे अपने मटेरियल को एट अ टेम्परेचर लोअर देन द क्रिटिकल टेम्परेचर, होल्ड करेंगे उस टेम्परेचर पर थोड़े सफिशिएंट टाइम के लिए और फिर उसको यूनिफॉर्म कूलिंग होने देंगे। यूनिफॉर्मली कूलिंग होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग हुआ तो फिर से हमारे इंटरनल स्ट्रेसेस जनरेट होंगे और फिर हम लोगों का पर्पस ही स्ट्रेस रिलीविंग का
नहीं रह जाएगा। प्लेन कार्बन स्टील्स और लो कार्बन स्टील्स, इसको हम लोग इसका टेम्परेचर को नॉर्मली लिमिट करके रखते हैं 600 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तो हाइयर टेम्परेचर हम लोगों का इस्तेमाल होता है हाई एलॉय स्टील में, ये आपको पता रहना चाहिए। द एक्सटेंट ऑफ स्ट्रेस रिलीफ, कितना हम लोगों को कितने स्ट्रेंथ तक, कितने एक्सटेंट तक हम लोगों का जो स्ट्रेस है वो रिलीव हुआ, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा जो टेम्परेचर है कितना दिया गया था और कितने देर तक उसको होल्ड करके रखा गया था, ये हम लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए एक होता है हम लोगों का सरफेस हार्डनिंग। सरफेस हार्डनिंग में हम लोग क्या करते हैं, इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं। सरफेस हार्डनिंग में हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां पर हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा जो सरफेस रहे वो वेयर और हार्ड रहे, ठीक है, वेयर रेजिस्टेंस रहे उसके अंदर और वो हार्ड रहे। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पर हम लोग क्या चाहते हैं जो हमारा मटेरियल है वो पूरा पूरा अंदर से टफ रहे, अंदर टफ रहे, बस सरफेस पे हार्ड रहे। हार्डनेस क्या होता है, रेजिस्टेंस टू स्क्रैच रहता है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोगों का जो सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट आता है, जैसे जैसे गियर हो गया, गियर टीथ आपस में टकराते हैं ना, तो हमको क्या चाहिए, इसका सरफेस हार्ड रहे, ठीक है। जैसे कैम शाफ्ट्स हो गए, बेयरिंग्स हो गई, क्रैंक पिन्स हो गए, ये सब में क्या होता है हम लोगों के सरफेस पर लोड आता है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि इसके ऊपर कोई भी स्क्रैच वगैरह ना आए, ये डिफॉर्म ना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, सरफेस हार्डनिंग करते हैं, ठीक है। सरफेस हार्डनिंग, क्या क्या मेथड्स हैं हम लोगों का, हार्डनिंग एंड टेम्परिंग। सबसे पहला फ्लेम हार्डनिंग देखेंगे, इंडक्शन हार्डनिंग देखेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे, केमिकल्स की मदद से हम लोग इसको ट्रीट करेंगे। तो क्या क्या आएगा, कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग, कार्बोराइजिंग एंड साइनाइडिंग, ये सब मेथड्स आते हैं। सबसे पहला क्या है हम लोगों का, फ्लेम हार्डनिंग है। फ्लेम हार्डनिंग में हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं सरफेस को, ठीक है, स्टील के सरफेस को हीट करते हैं अबव द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर 850 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसको हीट करते हैं ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के मदद से, आप देख सकते हो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम की मदद से करते हैं और फिर तुरंत क्वेंच कर देते हैं, ठीक है, कोल्ड वाटर में। कोल्ड वाटर में क्वेंच किया है मतलब क्या होगा, मार्टेनसाइट में कन्वर्ट होने लगेगा। मार्टेनसाइट में बस थोड़ा सा कन्वर्ट होता है, निकाल देते हैं, सिर्फ सरफेस अगर हम लोगों का कन्वर्ट हुआ रहता है उसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। ये जो हम लोगों का हीटिंग हम लोग किया, हमारे सरफेस को किस में लेके गया, ऑस्टेनाइट रेंज में लेके गया, और जैसी क्वेंचिंग करते हैं ये मार्टेनसाइट में लेके चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंडक्शन हार्डनिंग। इंडक्शन के मदद से हम लोग अपने इंडक्शन कॉइल के मदद से हम लोग अपने जो मटेरियल है उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। कैसे, इंडक्शन कॉइल में हाई फ्रीक्वेंसी करंट को पास कराया जाता है। ये जो करंट हम लोगों को कॉइल के अंदर जाता है ये क्या करता है, एडीज प्रोड्यूस करता है, एडी करंट प्रोड्यूस करता है हमारे सरफेस के ऊपर, जिस वजह से हमारा जो सरफेस है वो हीट अप हो जाता है, हीट अप हो जाता है, ठीक है। तो इसके वजह से फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, इमीडिएटली क्वेंच करते हैं, जो हीटेड सरफेस है उसको कोल्ड वाटर में क्वेंच करते हैं और हम लोगों को ऑस्टेनाइट क्या होता है, मार्टेनसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए सरफेस हार्डनिंग के कुछ और तरीके मैं बता रहा हूं, जैसे कार्बोराइजिंग। कार्बोराइजिंग में क्या करते हैं हम लोग, अपने स्टील को लेते हैं, ठीक है, स्टील किसको लेते हैं, जिसके अंदर कार्बन का परसेंटेज 0.2 से कम है, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, इस स्टील को हम लोग हीट करेंगे, ठीक है, और इसके कांटेक्ट में लेके आएंगे कार्बोनेशियस मटेरियल्स को। कार्बोनेशियस मटेरियल्स जिसका समझ लो कार्बन का कुछ है, ठीक है, जो कि एब्जॉर्ब करेगा, फिर हम लोग को जो हीटेड स्टील रहेगा ये एब्जॉर्ब करेगा कार्बन को फ्रॉम दिस कार्बोनेशियस मटेरियल्स, ठीक है। इस मेथड से हम लोगों को मोस्टली यूज होता है फॉर सिक्योरिंग हार्ड वेयर रेजिस्टेंट सरफेस, जिसका कोर जो रहे वो टफ रहे, जो सरफेस रहे वो हार्ड रहे। जैसे एग्जांपल के लिए गियर्स हो गया, कैम्स हो गए, बेयरिंग्स हो गए, क्लच प्लेट्स हो गए, ये सब हम लोग कार्बोराइजिंग मेथड से बनाते हैं। इसमें क्या होता है, जो हम लोगों का सरफेस रहता है वो 0.7 से लेके 0.8% तक का कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, नाइट्राइडिंग आता है। इसमें क्या करते हैं, कुछ नहीं, इसमें हम लोग एटमॉस्फेयर लाते हैं नाइट्रोजन का, ठीक है, ठीक है, नाइट्रोजन का हम लोग एटमॉस्फेयर में डालते हैं। नाइट्राइडिंग इन्वॉल्व्स डिफ्यूजन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। क्या करेंगे हम लोगों ने, अपने एलॉय को गर्म किया, ठीक है, जो हम लोगों का एलॉय है उसको हम लोगों ने हीट अप किया, हीट अप करेंगे उसको 500 से 600 डिग्री सेल्सियस तक, और फिर इसको कांटेक्ट में लाएंगे अमोनिया गैस के, ठीक है। अमोनिया गैस के कांटेक्ट में आने से क्या होता है, ये हमारे नाइट्राइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और नाइट्राइड्स जो होते हैं ना हम लोगों के बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं एज कंपेयर टू कार्बोराइज्ड स्टील, ठीक है। ये आ गया हम लोगों का। तो इससे हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, एल्यूमिनियम एलॉय मटेरियल एलिमेंट्स हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, क्रोमियम
मोलिब्डेनम, एल्यूमिनियम, ये सारों का हम लोग एलॉय बना सकते हैं और हम लोग स्टेबल नाइट्राइड्स इसके अंदर फॉर्म होते हैं। ये हम लोगों को समझ में आ गया। एट द टेम्परेचर द एमोनिया, ठीक है, क्या हो रहा है, हाई टेम्परेचर पर जब हम लोग एक्सपोज कर रहे हैं एमोनिया गैस के एनवायरमेंट में, इसके वजह से क्या होता है, हमारा जो अमोनिया रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है 2n+3H में। ये हम लोगों का नेसेंट नाइट्रोजन ही जो रहता है वो हम लोगों के सरफेस पे आ जाता है, ठीक है। एटॉमिक जो नाइट्रोजन रहता है ये डिफ्यूज हो जाता है हमारे स्टील के सरफेस के ऊपर और कंबाइन हो जाता है एलॉइंग एलिमेंट्स के साथ। ये जो अभी हम लोगों ने देखा ना एलॉइंग एलिमेंट्स, इनके साथ कंबाइन हो जाता है। जैसे एलॉइंग एलिमेंट्स क्या है, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, ये सब के साथ, और हार्ड नाइट्राइड्स बनाते हैं, ठीक है। ये इसका जो डेप्थ है, ठीक है, डेप्थ कितना रहेगा हमारे नाइट्राइड्स का इनटू दिस स्टील के स्ट्रक्चर, ये डिपेंड करेगा कि कितने टेम्परेचर पर हम लोगों ने हीट किया था और कितने टाइम तक हम लोगों ने अलाउ किया था उसे ठंडा होने के लिए, ठीक है। इसको हम लोग नाइट्राइडिंग बोलते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी क्वेंचिंग इन्वॉल्व नहीं रहता है, याद रखना, इसमें कोई भी क्वेंचिंग हम लोगों का इन्वॉल्व नहीं रहता है। चांसेस है कि क्रैकिंग और डिस्टॉर्शन हो जाए, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करते हैं क्वेंचिंग का तो इसमें हम लोगों का क्रैकिंग, डिस्टॉर्शन ये सब नहीं हो सकता है। तो अगर हम लोग देखते हैं अगला मेथड क्या है, साइनाइडिंग। इसमें क्या करते हैं, हम लोग डिफ्यूज करते हैं कार्बन और नाइट्रोजन को, ठीक है। सिमिलर टू कार्बन नाइट्राइडिंग, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिफ्यूज करते हैं हम लोगों के साइनाइड से। क्या करेंगे, इसमें हम लोग हीट करेंगे अपने मटेरियल को, ठीक है, हीट करेंगे अपने मटेरियल को 800 से लेकर 900 डिग्री सेल्सियस तक, और फिर हम लोग उसको डाल देते हैं मोल्टन साइनाइड के बाथ में, ठीक है। मोल्टन साइनाइड के अंदर डाल देते हैं। क्या क्या साइनाइड का बात हो सकता है, सोडियम साइनाइड का हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड, ये सब का हम लोग बाथ में डाल देते हैं, ठीक है। आफ्टर अलाउइंग द एलिमेंट टू टेक अ बाथ फॉर 15 to 20 मिनट्स, ठीक है, 15 to 20 मिनट्स उस लिक्विड साइनाइड के अंदर डालते हैं, फिर उसको हम लोग बाहर निकाल कर, ठीक है, क्वेंचिंग करते हैं ऑयल या फिर वाटर में, ठीक है। इससे क्या होगा, जो हम लोगों का ये जो साइनाइडिंग रहता है ना, ये नॉर्मली यूज होता है फॉर लो कार्बन स्टील्स, ठीक है, और केस के डेप्थ हम लोगों के 0.25 mm से कम ही बनते हैं, ठीक है। ये प्रोड्यूस करता है हम लोगों का हार्ड वेयर रेजिस्टेंस सरफेस, हम लोगों का बनाता है स्टील का, बिकॉज ऑफ द शॉर्टर टाइम साइकिल्स। ये जो प्रोसेस रहता है हम लोगों का वाइडली यूज होता है मशीन कंपोनेंट्स में, जिसमें हम लोग चाहते हैं मॉडरेट वेयर रहे और अच्छा हम लोगों का सर्विस लोड रहे, ठीक है। किसके लिए बनाते हैं, स्क्रू, स्मॉल गियर्स, नट्स, बोल्ट्स, ये सबको। आई होप आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा। पूरा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, थोड़ा 10 मिनट ज्यादा लग गया पर पूरा टॉपिक्स हम लोगों के कंप्लीट हो गए। कैसा लगा ये आप लोगों को